हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी में से डिडक्शंस, परक्यूसाइड्स, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच एवरीवन for showing so much of love, for liking my videos and for such a lovely comments. It motivates me to bring more videos on education. Okay, डिडक्शंस, परक्यूसाइड्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आज हम टॉपिक करने वाले हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं वो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलता है। तो पहले हम कवर करते हैं डिडक्शंस को। इनकम फ्रॉम सैलरी में जो डिडक्शंस आते हैं वो सेक्शन 16 के अंडर में आते हैं। मतलब हम पहले सारे कैलकुलेशंस कर लेंगे, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा हमारा, ग्रॉस सैलरी तक आप आ जाते हो, उसके बाद हम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 करते हैं। 3 तरीके के डिडक्शंस हैं। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपीज़ का मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में आता है। इसका मतलब आपने कितना भी खर्चा किया हो, आपने सैलरी अर्न किया, सैलरी अर्न करने के बाद आप बोलते हो कि मैंने यहाँ खर्चा किया, मैंने वहाँ खर्चा किया, तो इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि ठीक है, आपने जहाँ पे भी खर्चा किया हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको फ्लैट डिडक्शन देते हैं 50,000 रुपीज़ का। तो आपको 50,000 का फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। उसके बाद आता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये जो अलाउंसेस है, ये जो डिडक्शन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हैं, तो इसका मतलब आपको ये डिडक्शन नहीं मिलता है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहते भी हैं उनको कितना डिडक्शन मिलता है, पहले आप ग्रॉस सैलरी में जाके एंटरटेनमेंट अलाउंसेस को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसका डिडक्शन नीचे आपको मिलेगा डिडक्शंस में। उसमें से भी 3 कंडीशंस हैं इसकी। पहला है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। आप अपने बेसिक सैलरी का 1/5 निकालिए, एक अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद 5,000 रुपीज़ मैक्सिमम आपको इसका डिडक्शन मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। उसके बाद एक्चुअल अलाउंसेस है, यानी कि जितना आपको एक्चुअली मिला है। तो 3 अमाउंट्स आ गए हमारे पास। एक है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, मैक्सिमम 5,000, एक्चुअल अलाउंसेस। इन तीनों अमाउंट्स में से जो भी लोवेस्ट होगा, जो भी कम से कम होगा, वो उतना अमाउंट आपको डिडक्शन का मिल जाएगा। और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को ये डिडक्शन मिलता ही नहीं है। फिर तीसरा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पे किया है, नॉट आउटस्टैंडिंग, पेड, अगर पे किया है तो वो माइनस करने के लिए दिया जाएगा। अगर पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो पेड वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो पे किया हुआ होना चाहिए। सो टोटल 3 डिडक्शंस आते हैं। पहला है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का, जो सबको मिलता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन मिलता है, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। उसमें भी कंडीशंस बताई मैंने, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, मैक्सिमम 5,000 एंड एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड। इन तीनों में से जो भी लोवेस्ट रहेगा उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है अगर पे किया है तो। अब ये तीनों डिडक्शंस का टोटल अमाउंट हम लिख लेते हैं आउटर कॉलम में। तो आपका पहला अमाउंट जो ग्रॉस सैलरी का एक आउटर कॉलम में दिखेगा, ग्रॉस सैलरी में से आप टोटल डिडक्शंस माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट टैक्सेबल सैलरी। ये टॉपिक कवर हुआ हमारा डिडक्शंस का। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज परक्यूसाइड्स। परक्यूसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो किसी एम्प्लॉय को मिलता है। सिर्फ पहली बात तो ये ध्यान में रखना है हमें कि हम जब भी परक्यूसाइड्स की बात कर रहे हैं, परक्यूसाइड्स का टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो जो टैक्सेबिलिटी है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप देखना है, क्योंकि ये सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन तो देखना ही पड़ेगा। मतलब जो भी आपको परक्यूसाइड्स मिले हैं वो आपके एम्प्लॉयर ने दिए हुए होने चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, मतलब सैलरी तो आपको दे ही रहा है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ कर रहा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, तो वो परक्यूसाइड्स है।
आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डेफिनेशन लिखा हुआ है। वेबस्टर्स डिक्शनरी डिफाइंस पर्क्यूसाइट एज अ प्रिविलेज, गेन और प्रॉफिट इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट। क्लियरली लिखा हुआ है इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको ये बेनिफिट्स आपके जॉब की वजह से मिले हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिले हैं। इन एडिशन टू रेगुलर सैलरी और वेजेस, ये एक्स्ट्रा है, आपको जो सैलरी वेजेस मिलता है वो तो मिल ही रहा है, प्लस ये एक्स्ट्रा अगर आपको मिलता है तो ये टैक्सेबिलिटी में भी आएगा। An employee gets the benefit of enjoying a thing without making payment for the same or paying at a very concessional rate. जो एम्प्लॉई रहते हैं कभी कभी उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके लिए उनको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता है विदाउट एनी पेमेंट, या कभी कभी बहुत कम रेट में पे करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे आप एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते हैं और आप एक वर्कर हैं, ठीक है, तो वर्कर हैं और आपके बेटे का बर्थडे है, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा कि मुझे कुछ बल्क में चॉकलेट्स चाहिए, तो आपके एम्प्लॉयर ने जो उसका कॉस्ट प्राइस है बस उतना ही आपसे लिया। अगर वो उतना चार्ज करके आपको दे रहा है, मतलब आपको कंसेशनल रेट में मिला। यही चीज़ अगर दूसरा कोई पर्सन रहता तो उसे ये नहीं मिलता बेनिफिट, उसे तो MRP पे मिलता था, लेकिन आप क्योंकि एम्प्लॉई हो आपको कंसेशनल रेट्स में मिला है गुड्स, तो दैट इज़ एन इनडायरेक्ट बेनिफिट टू यू। तो ये जो बेनिफिट आपको दिया गया वो भी आपके लिए पर्क्यूसाइड्स माने जाएंगे। सो कभी कभी फ्री में भी मिल जाता है, तो वो फ्री में भी मिला तो इनडायरेक्टली आपका बेनिफिट ही हुआ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं पे करते तो कहीं और जाके तो लेते चॉकलेट्स, तो वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना पड़ता, तो इनडायरेक्टली तो फ़ायदा हुआ आपका। Reimbursement of expenses incurred by the employee for his employer is not a perquisite as it does not give any extra benefit to the employee. देखिए perquisite और reimbursement में बहुत फ़र्क है। reimbursement का मतलब क्या होता है? reimbursement मतलब पहले आप जाके खर्चा करके आओ। मान लो आपके बॉस ने आपको कहा कि एक वाटर बॉटल लेके आओ, पानी की बॉटल लेके आओ, तो आप गए, पानी का बॉटल आप लेकर आए, पैसे आपने पे किए। फिर जब आप पानी की बॉटल आपके बॉस को देते हो तो आपने उसको बिल दे दिया और उसने आपको पैसे दे दिए, तो इसमें आपका फ़ायदा क्या हुआ? आपने जो पहले पैसे खर्च किए थे वही तो पैसे आपको मिले, तो इसमें आपकी इनकम क्या हुई? रीइंबर्समेंट इज़ नॉट एन इनकम। रीइंबर्समेंट जो होता है वो इनकम नहीं होती है, इसके लिए वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार पर्क्यूसाइड्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ऐसे पर्क्यूसाइड जो हर एक एम्प्लॉय को टैक्सेबल है, टैक्सेबल टू ऑल, फिर वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, पब्लिक एम्प्लॉय हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सबको टैक्सेबल है। फिर पर्क्यूसाइड्स टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को ही सिर्फ टैक्सेबल है। और तीसरी कैटेगरी है पर्क्यूसाइड नॉट टैक्सेबल एट ऑल, ये टैक्सेबल होता ही नहीं है। फिर चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ये पर्क्यूसाइड्स टैक्सेबल नहीं होते। ऐसे करके हमने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया हुआ। लेट्स सी वन बाय वन, हम एक करके ये कैटेगरीज को देखते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कौन से ऐसे पर्क्यूसाइड्स हैं जो किसी को भी टैक्सेबल नहीं है और कोई पर्क्यूसाइड सबको टैक्सेबल है, ऐसे कौन से टैक्सेबिलिटीज हैं देखते हैं। पर्क्यूसाइड्स टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, ये सबको टैक्सेबल होता है। पहला है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री यानी कि यहाँ पे आप कोई पैसा नहीं चार्ज करते हो, अकोमोडेशन यानी कि रहना। तो आप अगर आपके बॉस ने अगर आपको एक जगह दी है रहने के लिए और उसके लिए आपको कोई रेंट चार्ज नहीं होता है, तो मतलब आप फ्री में रह रहे हो। घर किसका? आपके एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर ने आपको अकोमोडेट किया है, मतलब रहने के लिए एक जगह दिया जिसका रेंट वो नहीं लेता है, तो ये तो आपका फ़ायदा ही हो गया, पर्क्यूसाइड्स है। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन इज़ टैक्सेबल टू ऑल, मतलब कोई भी एम्प्लॉय रहने दीजिए उसको टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है कंसेशन इन रेंट। कभी कभी हम पूरा रेंट नहीं लेते हैं, मतलब रहने के लिए जगह आपके एम्प्लॉयर ने दिया, लेकिन मार्केट में अगर किसी और को वो जगह देता तो शायद बहुत ज़्यादा चार्ज करता, लेकिन क्योंकि आप एम्प्लॉई हो उसके, तो इसलिए आपको उसने कम रेट में रेंट लगा के दे दिया है, अकोमोडेट कर दिया है, तो ये भी आपका इनडायरेक्टली एक फ़ायदा ही हो गया। तो इट इज़ टैक्सेबल टू ऑल, मतलब आप कोई भी एम्प्लॉय रहने दो सबको टैक्सेबल रहेगा। इसमें और भी पॉइंट्स आती हैं एक्चुअली। कंसेशन इन रेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, देयर इज़ अ स्पेसिफाइड परसेंटेज उसके लिए है।
बट क्योंकि टी वाई बी कॉम के ये सिलेबस में नहीं आता है, क्योंकि टी वाई बी कॉम में कंप्यूटेशन किस तरीके से करना है कंसेशन इन रेंट का, देयर इज़ सम कंडीशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको डायरेक्टली दिया जाएगा कंसेशन इन रेंट, तो आपको टैक्सेबल दिखाना है उसको, देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट। हाँ, हायर डिग्री में आपको कंसेशन इन रेंट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। वो कैसे रहेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंसेशन इन रेंट का आपको देखना है कि वेदर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपका जो ओन अकोमोडेशन है उसका लाइसेंस फीस, या हायर्ड भी रहेगा तो भी लाइसेंस फीस देखा जाएगा। और फर्नीचर भी अगर आपको दिया गया है तो 10% ऑफ द कॉस्ट, और अगर हायर्ड फर्नीचर है तो जितने, हायर्ड मतलब रेंट पे लिया हुआ, तो जितने में रेंट पे लिया होगा वो आपको अमाउंट लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और अगर कोई और एम्प्लॉई है तो स्पेसिफाइड परसेंटेज दी हुई है। और अगर हायर्ड किया हुआ है आपने अकोमोडेशन, हायर्ड मतलब रेंट पे लिया हुआ है अकोमोडेशन, तो 15% ऑफ सैलरी वो लिया जाएगा। फर्नीचर भी अगर आपको दिया गया है तो 10% ऑफ दी कॉस्ट पर एनम, 10% पर एनम ऑफ दी कॉस्ट, उतना अमाउंट लिया जाएगा। और अगर आपने हायर किया हुआ है मतलब रेंट पे लिया हुआ है तो हायर चार्जेस जितने भी आप पे करते हो वो। इफ़ दी चार्जेस फॉर अकोमोडेशन और यूज ऑफ फर्नीचर recovered from the employee are less than the above amounts, it will be deemed that concession has been provided। ये परसेंटेजेस या जो अमाउंट मैंने आपको बताया कि ये अमाउंट हम लोग को निकालने हैं, ये जो आप अमाउंट निकालोगे वो चेक किए जाएंगे। उतना हमने एक अमाउंट निकाल दिया, अगर ये अमाउंट आपके एम्प्लॉई से जो रिकवर हुए उस अमाउंट से कम होते हैं तो इसका मतलब आपको कंसेशन में दिया गया है। मतलब ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंसेशन इन रेंट, वेदर कंसेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जस्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो अमाउंट्स, कंसेशन हुआ कि नहीं हुआ वो हम कैसे पता करेंगे। मान लीजिए अगर 10,000 रुपीज़ में मार्केट में रेट चल रहा है और मैं आपसे 5,000 रुपीज़ ले रही हूँ, तो ये एक सीधे सीधी बात है कि 5,000 रुपीज़ कंसेशन है। तो ये ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो 10,000 बेंचमार्क रखा था जो दूसरों को हम दे रहे हैं वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या कैटेगरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अगर आपका खुद का घर है मतलब ओन अकोमोडेशन है या आप रेंट पे सच में रहते हैं तो उसका लाइसेंस फी रहेगा वो कैलकुलेट करो। अगर आपने फर्नीचर भी रेंट पे दिया हुआ है या आपने फर्नीचर आपके पास है तो जितना कॉस्ट आपका है फर्नीचर का उसका 10% पर एनम के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। और अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है, हायर्ड है, तो हायर चार्जेस जितने भी आप पे करते हो उतना, ये आपके लिए बेंचमार्क हो गया, ठीक है। और अगर अदर एम्प्लॉईज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, कोई अदर एम्प्लॉय है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, ओन अकोमोडेशन है तो स्पेसिफाइड परसेंटेज, मैं आपको स्पेसिफाइड परसेंटेज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी आपको। और अगर हायर्ड अकोमोडेशन है यानी कि आप सच में रेंट पे कर रहे हैं तो लोअर ऑफ 15% ऑफ सैलरी और रेंट, जितना आप रेंट पे करते हो या आपकी सैलरी का 15%, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट रहेगा वो एक अमाउंट आप कैलकुलेट करो। ये हम बेंचमार्क देख रहे हैं। और अगर फर्नीचर है तो सेम 10% ऑफ द कॉस्ट, और हायर्ड है तो हमने जितने भी हायर चार्जेस पे किए होंगे वो, ये सब आपको अमाउंट्स मिल गए। ये आपका अमाउंट हो गया बेंचमार्क। और अब आप देखोगे कि कितना आप एग्जैक्टली पे कर रहे हो। तो अगर उसमें डिफरेंस है, एज आई टोल्ड यू इन एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ पे करना चाहिए था लेकिन मैं सिर्फ 8,000 पे कर रही हूँ, तो 2,000 रुपीज़ इज माई कंसेशन। इज दैट क्लियर। TY-BCom के हिसाब से कंसेशन इन रेंट आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है। कंसेशन इन रेंट का डायरेक्टली आपको अमाउंट दिया रहेगा, वो आपको सीधा सीधा टैक्सेबल दिखाना है। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन, कंसेशन इन रेंट में एक मैंने कहा था स्पेसिफाइड परसेंटेज, पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पेसिफाइड परसेंटेज का मतलब होता है जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर होती है तो 15%, पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख के अंदर ही है तो 10%, और 10 लाख से ऊपर नहीं है अगर तो 7.5%। दिस इज द स्पेसिफाइड परसेंटेज। नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, जो ड्यूटी एक्चुअली पे करने का था एम्प्लॉय को,
मतलब जो खर्चा एम्प्लॉय को करना था लेकिन एम्प्लॉय के जगह पे एम्प्लॉयर ने किया, मतलब बॉस ने खर्चा किया, तो उस केस में ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि बैठे बैठा एम्प्लॉय का फ़ायदा हो रहा है, उसको जो खर्चा करना था वो नहीं किया उसने, और कौन कर रहा है खर्चा? उसका बॉस कर रहा है, तो इनडायरेक्टली फ़ायदा हो गया ना उसका। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके एलआईसी का पॉलिसी है, आपका प्रीमियम है, मतलब एम्प्लॉय का प्रीमियम है, लेकिन पे कौन कर रहा है? आपका बॉस, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये आपके लिए फ़ायदा हुआ, वरना आपको खर्चा करना पड़ता, तो ये भी इनडायरेक्टली फ़ायदा हुआ, तो ये भी पर्क्यूसाइड्स है। सो ये भी हम लोगों को टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट है ईसॉप। ईसॉप जो है दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है या फिर कंसेशनल रेट पे दिया गया है तो इसे भी हम पर्क्यूसाइड मानते हैं। ये क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक प्लान, ऑप्शन प्लान? ये जैसे शेयर्स होते हैं, तो आप शेयर्स मार्केट में से परचेज करते हो, तो ईसॉप जो है वो सिर्फ एम्प्लॉय को मिलते हैं। एम्प्लॉय इतना मेहनत करता है, इतना काम करता है ईमानदारी से, तो उनको बेनिफिट दिया जाता है, उनको मार्केट से कम रेट में शेयर्स दिए जाते हैं। वो उनके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको परचेज़ करना है कि नहीं करना है, लेकिन अगर वो परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर वो बेनिफिट उठाते हैं तो ये उनके लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है, कभी कभी कंसेशनल रेट में दिया गया होगा अगर, तो टैक्सेबल होगा। और लास्ट है हमारा एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट। इसके अलावा और कोई एमेनिटी, फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को दिया गया है बाय द एम्प्लॉयर तो उसको वो टैक्सेबल होगा। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने लोन दिया एम्प्लॉय को, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट मार्केट से कम लिया या इंटरेस्ट लिया ही नहीं, तो उसके लिए तो फ़ायदा हो गया। या फिर कोई मूवेबल एसेट उसको यूज़ करने के लिए दे दिया, लाइक गाड़ी चलाने के लिए दे दिया, तो उसके लिए फ़ायदा ही है। कोई भी किसी भी तरीके की मूवेबल एसेट्स उसको यूज़ करने के लिए दी गई है या ट्रांसफ़र ही कर दिया, मतलब दे ही दिया हमेशा के लिए, सेल जैसे हम बोलते हैं वैसे कर दिया, तो उसके लिए इनडायरेक्टली ये फ़ायदा हो जाता है। तो ये सारे पर्क्यूसाइड आप कोई भी एम्प्लॉय रहने दो, सबको टैक्सेबल रहेगा। आई होप ये सबको समझ में आया। पर्क्यूसाइड टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ में रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि आप कहीं आपके एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए जगह दिया जिसका रेंट आपसे नहीं लिया जाता है। कंसेशन इन रेंट, कंसेशन मतलब कम रेट लेना, तो अगर रेंट आपसे कम लिया है तो वो कंसेशन हो जाएगा। आपके बिहाफ में आपके एम्प्लॉयर ने कोई ऑब्लिगेशन पे किया, ड्यूटी पे किया, मतलब खर्चा आपको करना था लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना था लेकिन आपके बॉस ने पे किया, एम्प्लॉयर ने पे किया। ईसॉप दिया मतलब शेयर्स दिए आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए या फिर कम रेट में दिया, तो आपका फ़ायदा हो गया। एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट, जिसमें मैंने कहा कि आपको आपके बॉस ने कोई मूवेबल एसेट दे दिया है यूज़ करने के लिए या हमेशा के लिए दे दिया है, तो भी वो आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा हो जाता है। या फिर जैसे कि लोन दिया आपको जिसका इंटरेस्ट नहीं लिया या फिर कम रेट का इंटरेस्ट लिया, तो भी आपके लिए ये फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ें टैक्सेबल टू ऑल है। ये फर्स्ट कैटेगरी था हमारा। अब हम सेकेंड कैटेगरी देखते हैं, दैट इज़ पर्क्यूसाइड टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को ही टैक्सेबल है। पहले हम पर्क्यूसाइड देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ मतलब कौन। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, अगर आपके एम्प्लॉयर ने, आपके बॉस ने आपको गैस फैसिलिटी अवेलेबल कर दिया, यानी कि आपके घर पे गैस का कनेक्शन लगा के दे दिया जिसका बिल पेमेंट वो करता है, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का, अब इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने दिया होगा, लेकिन उसका जो बिल पेमेंट है वो आपका एम्प्लॉयर करता है। वाटर सप्लाई का चार्जेस आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। या फ्री एजुकेशन फैसिलिटी आपके लिए या आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए दिया है। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी कि आपको नौकर चाकर भी घर पे लाकर दिए हैं जिसकी सैलरी आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये सब का सब टैक्सेबल है सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ मतलब कौन? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ मतलब कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, एम्प्लॉय विथ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि जिसके पास 20% या 20% से ज़्यादा का वोटिंग पावर है, तो उसे हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानते हैं। या ऐसा एम्प्लॉय जिसका सैलरी 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो ये
तीनों लोग जो हैं वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। तो उनके लिए क्या क्या टैक्सेबिलिटी है? अगर उनके बॉस ने, एम्प्लॉयर ने गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड किया है, एजुकेशन फ्री में दिया है उनको या उनके फैमिली मेम्बर्स को, एंड लास्टली उनका उनको फ्री सर्वेंट्स प्रोवाइड किए हैं जिनकी सैलरी लाइक स्वीपर होता है, गार्डनर होता है, वॉचमैन है, इन सब की सैलरी अगर उनका बॉस पे कर रहा है तो भी वो क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। ये सेकेंड कैटेगरी था हमारे लिए। नाउ थर्ड कैटेगरी, परक्यूसाइड नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ये कुछ ऐसी लिस्ट है जो किसी को भी टैक्सेबल नहीं है। पहला है मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, यानी कि अगर आपने आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, जो जहाँ पे ट्रीटमेंट आपने करवाया वो हॉस्पिटल आपके एम्प्लॉयर का था, यानी कि आपके बॉस का था, तो ये किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया है या आपके फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट करवाया, जिसका जितना भी आपने खर्चा किया मेडिकल के ऊपर वो रीइंबर्स करके लिया, तो भी वो टैक्सेबल नहीं है किसी को भी। फिर वो चाहे आपने ट्रीटमेंट करवाया हो या आपके फैमिली मेम्बर, तो किसी को भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड वो जो हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए या कोई भी लोकल अथॉरिटी का, या फिर ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड हो बाय द गवर्नमेंट। सम पेड बाय एम्प्लॉयर डायरेक्टली टू अ हॉस्पिटल, कभी कभी कैसा होता है बॉस ही डायरेक्टली हॉस्पिटल में खर्चा पे कर देता है, मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर लेता है, तो भी वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा। प्रीमियम ऑन एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस निकाला गया है और उसका प्रीमियम जो है वो आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो भी वो टैक्सेबल नहीं है आपको। प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस मेडिक्लेम, अगर आपका मेडिक्लेम निकाला गया है और उसका भी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो आपके बॉस ने पे किया है, तो भी आपको टैक्सेबल नहीं होता है। ये सब आप देखोगे तो सब मेडिकल एक्सपेंसेस के रिलेटेड बोला गया, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस आपका खुद का या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स का, तो किसी को भी टैक्सेबल नहीं है। परक्यूसाइड्स नॉट टैक्सेबल एट ऑल में और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है। अगर खर्चा एम्प्लॉयर ने पे किया है रिलेटेड टू मेडिकल होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई और इस फैमिली मेम्बर आउटसाइड इंडिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंडिया में आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आउटसाइड इंडिया में आपको ट्रीटमेंट करवाना है, तो भी वो टैक्सेबल नहीं होता है अगर आपके बॉस ने आपके ऊपर खर्चा किया हुआ है तो। उसका फिर ट्रैवलिंग का खर्चा, उसके स्टे का खर्चा, प्रोवाइडेड ये जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो लिमिटेशंस में होना चाहिए, मतलब आरबीआई का अप्रूवल होना चाहिए, उसके ऊपर परमिशन होना चाहिए, उसी हद तक आप एक्सपेंडिचर को एग्जेम्प्ट कर सकते हो, मतलब टैक्सेबल नहीं दिखा सकते हो। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल शैल बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ सच एन एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड 2 लाख इन द प्रीवियस ईयर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ये टैक्सेबल नहीं होगा प्रोवाइडेड आपका खर्चा 2 लाख रुपीज़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल शैल बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ द ग्रॉस टोटल इनकम, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपीज़ से ऊपर नहीं हुआ किसी भी प्रीवियस ईयर में, तभी आपको ये टैक्सेबल नहीं होगा। दिस इज़ द रूल। और इसके अलावा रीइंबर्समेंट ऑफ अबव एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी आप खर्चा करते हो मेडिकल के रिलेटेड, जो आपके बॉस ने डायरेक्टली पे किया है, अगर वो आपको रीइंबर्स करके देता है, यानी कि आपने पहले खर्चा किया फिर आपके बॉस ने आपको रीइंबर्स करके दिया, तो वो भी आपको टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है नॉट टैक्सेबल एज पर सीबीडीटी। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कुछ ऐसे खर्चे हैं, कुछ ऐसे परक्यूसाइड्स हैं जो कि सीबीडीटी ने उसको टैक्सेबल नहीं माना है। दिस इज एज पर अदर एक्ट्स और डिसीजन ऑफ कोर्ट्स और एनी सर्क्यूलर्स विच आर इशूड बाय सीबीडीटी। टेलीफोन फैसिलिटी, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको टेलीफोन दिया हुआ है जिसका बिल जो है वो आपका एम्प्लॉयर पे करता है, फिर चाहे वो आपके घर पे दिया हो या आपको पर्सनली दिया हो, तो टैक्सेबल नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी,
अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया या कंसेशनल रेट में दिया गया है बाय योर एम्प्लॉयर, बाय योर बॉस, तो वो भी आपको टैक्सेबल नहीं है। प्रिविलेज पासिस या प्रिविलेज टिकट्स ऑर्डर ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज टू इट्स एम्प्लॉयज़। ये इंडियन रेलवेज ने अगर आपको प्रिविलेज पासिस, प्रिविलेज मतलब कुछ एडवांटेज जो हमको मिलता है, प्रिविलेज मिलता है हम लोग को, एक्स्ट्रा प्रायोरिटी जैसे हमें मिलती है, तो अगर ऐसी कोई पासिस आपको इशू की गई है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आउटसाइड इंडिया पर्क्यूसाइड्स। कुछ पर्क्यूसाइड्स allowed outside India by the government to a citizen of India for rendering services outside India। कभी कभी गवर्नमेंट जो है आप लोगों को पर्क्यूसाइड्स देती है कि आप जाके सर्विसेज आउटसाइड इंडिया में दीजिए, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि आपको बेनिफिट्स दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, बट स्टिल इट इज़ नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट है हमारे फंड्स यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपर एन्यूएशन फंड। इस तरीके के फंड्स में अगर आपको पैसे दिए गए हैं और सम पेबल बाय एन एम्प्लॉयर टू एन आरपीएफ यानी कि और एन अप्रूव सुपर एन्यूएशन फंड और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड स्टैब्लिश अंडर द कोल माइंस प्रोविडेंट फंड और द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। अगर पैसा आपके एम्प्लॉयर ने पे किया, जो कि आपको पे करना चाहिए था प्रोविडेंट फंड में, लेकिन आपके बॉस ने कंट्रीब्यूट किया है, तो वो भी आपको टैक्सेबल नहीं रहेगा। फिर वो चाहे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, सुपर एन्यूएशन फंड हो, या फिर कोई ऐसा फंड हो जो कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट में अप्रूव किया गया है, तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। पूरे स्टाफ के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम निकाली जाती है, उसका जो प्रीमियम है वो अगर आपके बॉस ने पे किया है तो भी वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर आपको लीव यानी कि छुट्टी, ट्रैवल यानी कि आपको ट्रैवल के लिए दिया गया, कंसेशन दिया गया है उसके लिए, तो भी आपको टैक्सेबल नहीं रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हम पहले भी देख चुके। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपके बॉस ने आपके बिहाफ में पे किया है तो भी वो टैक्सेबल नहीं है। देन this is actually payment of annual premium by employer on personal accident policy affected by him on the life of the employee। ये आपको जो भी बेनिफिट दिया गया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, मैं कह रही हूँ, वो एक्चुअली पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो आपके लाइफ के ऊपर ही होती है, तो उसके ऊपर अगर प्रीमियम पे किया गया है तो वो टैक्सेबल नहीं है। रिफ्रेशमेंट प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज़, जैसे अब हम ऑफिस में काम करते हैं तो कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, तो हमारे लिए एचआर जो है वो गेम्स का ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी कभी वो कुछ ऐसे फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमें कभी स्नैक्स मिल जाता है, कभी कोई प्राइज़ मिलता है। तो ये जो चीज़ें हमारे रिफ़्रेशमेंट के लिए की गई हैं, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला, तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी भी नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, ये इसलिए किया गया ताकि एम्प्लॉय जो है वो रिफ़्रेश हो जाए, वो काम में अच्छे से ध्यान दे। तो थोड़ा सा लाइफ में रिफ़्रेशमेंट चाहिए रहता है, तो उसके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं होती। सब्सिडाइज लंच, यानी कि कम रेट में आपको लंच मिलता है, लंच या डिनर दोनों भी, कुछ भी हो सकता है, तो लंच या डिनर आपको मिला सब्सिडाइज रेट में, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग क्लब फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज़ इन जनरल, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, एज आई टोल्ड यू, गेम्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं ताकि आपका जो माइंड है वो रिफ़्रेश हो जाए और इस आपका काम में मन लगे। तो ऐसी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए किया, आपकी कंपनी ने आपके लिए किया, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज बेनिफिट तो आपको दिया जा रहा है बट आपसे कोई चार्जेस नहीं मांग रहे। अगर ट्रेनिंग के लिए आपको कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, तो ट्रेनिंग का खर्चा आपके एम्प्लॉयर ने लिया है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा आपके लिए। आपको बेनिफिट ज़रूर मिला लेकिन आपका खर्चा कुछ नहीं हो रहा है। मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको दी गई है तो भी वो आपको टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है मेडिकल फैसिलिटी की, वो देखनी पड़ेंगी हमें, तो भी आपको टैक्सेबल नहीं है। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आपको
ऑफिशियल रेसिडेंस दिया गया है, रहने के लिए जगह दी गई है. रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को रहने के लिए जगह दी गई है, तो वो भी टैक्सेबल नहीं है बाय द CBDT. रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस, हो सकता है आपको फर्नीचर के साथ जगह दी गई है रहने के लिए, और उसका जो मेंटेनेंस है वो भी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस प्रोवाइडेड टू एन ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट. इन सब लोगों को ये टैक्सेबल नहीं होता. कन्वेयंस फैसिलिटीज, कन्वेयंस फैसिलिटी भी किसको? हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को. इन दोनों को टैक्सेबल नहीं होता है. सो रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस, रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस, कन्वेयंस फैसिलिटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए हैं. सेकेंड वाला जो है वो रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस जो है वो ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट के लिए भी है. सो दिस वॉज नॉट टैक्सेबल बाय द ऑर्डर ऑफ CBDT. नेक्स्ट है, ये हमारे सारे पर्क्यूसाइड्स कंप्लीट हुए. पर्क्यूसाइड्स जो दिए गए हैं वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में. अब हम देखते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो कि दिया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में. प्रॉफिट मतलब फायदा, इन ल्यू मतलब इंस्टीड उसके जगह पे, ऑफ सैलरी मतलब सैलरी के जगह पे आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है. ऐसे कौन से प्रॉफिट्स है जो हमें हुए हैं या हो सकते हैं? फर्स्ट है कंपेंसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मान लीजिए आपको 5 साल के लिए किसी ने जॉब पे रखा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर अचानक से 1 साल के बाद कंपनी अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, तो उन्होंने आपको टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया बिना आपकी गलती के. तो अभी विदाउट आपकी गलती के अगर आपको कोई निकालता है तो आप कंपेंसेशन के हकदार हैं, क्योंकि आपको 5 साल का एक बॉन्ड दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. 5 साल आपसे काम नहीं करवा रहे हैं. अगर आपकी गलती होती तो देयर वाज अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन बिना आपकी गलती के अगर आपको निकाल दिया गया, टर्मिनेट किया गया, तो उसके लिए कंपनी को आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा. तो ये कंपेंसेशन क्यों मिला आपको? आपके जॉब की वजह से मिला. तो दिस इज समथिंग प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि आपके सैलरी के जगह पे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है. ये सैलरी नहीं है, कंपेंसेशन इज़ नॉट अ सैलरी, बट ये आपको मिला आपके जॉब की वजह से. तो ये हमारा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आएगा. नेक्स्ट है कंपेंसेशन फॉर मॉडिफिकेशन. कभी कभी क्या होता है, आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन पे रखा गया था, मान लीजिए आपको जॉब पे रखा गया और बोला गया कि आपको मुंबई में वर्क करना पड़ेगा, तो आपने एग्री कर लिया. अचानक से कंपनी को ये पता चला कि ये आपका जो रिक्रूटमेंट है वो मुंबई के लिए नहीं था बल्कि दिल्ली के लिए था. तो आपको बोला गया कि आप दिल्ली में जाइए. अब आप दिल्ली में जाओगे तो आपका एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो आपने हाँ तो बोल दिया, लेकिन आपने कहा कि मुझे इसके लिए कंपेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा. तो अगर कंपनी ने आपको कंपेंसेशन पे किया फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स, आपके जो कंडीशंस और टर्म्स थे उसके वजह से आपको कंपेंसेशन पे किया, तो ये भी क्या होता है, हमारा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी. तीसरा है पेमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर और प्रोविडेंट और एनी अदर फंड. अगर आपको आपके एम्प्लॉयर ने कोई भी पेमेंट किया है, लाइक ग्रेचुटी, कंप्यूटेशन, पेंशन, देन रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, प्रोविडेंट फंड के हिसाब, प्रोविडेंट फंड से पैसा मिला या कोई भी और फंड से अगर आपको पैसा मिलता है, तो ये जो पेमेंट्स आपको मिल रही हैं वो आपको सैलरी के जगह पे मिल रही हैं, एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा. ये आपको सैलरी के वजह से मिल रही है, जॉब की वजह से मिल रही है, बट इट इज़ नॉट योर सैलरी. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा विच यू आर गेटिंग. ये समथिंग कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको. तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब सैलरी के जगह पे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है. नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑल्सो. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? जैसे KBC कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. वहाँ पे अमिताभ बच्चन की वजह से वो पूरा KBC चल रहा है. तो मान लीजिए अगर अमिताभ बच्चन को कुछ हो जाता है तो प्रोड्यूसर का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना. तो वो इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं. तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़रूर प्रोड्यूसर पे कर रहा होगा, लेकिन उसका बेनिफिट शायद अमिताभ बच्चन को भी मिल रहा होगा. एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल. तो वैसे ही कंपनी में
की मैन, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स भी रहते हैं जिनके ऊपर इंश्योरेंस निकाला जाता है, कंपनी निकालती है, उसका प्रीमियम भी कंपनी पे करता है, लेकिन फ़ायदा उस पर्सन को भी होता है। जैसे की मैन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे कि CEO, CFO, ये सब पर्सन्स जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, MD, डायरेक्टर्स, उनके ऊपर इंश्योरेंस निकाला जाता है। मान लीजिए उनको अगर कुछ हो जाता है तो कंपनी को अगर नुकसान हुआ भी तो इंश्योरेंस कंपनी भर के दे देगा। तो ये उसकी वजह से कभी कभी CEO को या जो कीमैन रहते हैं उनको फ़ायदा होता है, तो उसकी वजह से मतलब प्रीमियम किसी और ने पे किया, पॉलिसी किसी और ने निकाला, लेकिन फ़ायदा कीमैन को हुआ, यानी कि CEO, CFO इनको हुआ। तो फ़ायदा हुआ तो ऑब्वियसली वो दिखाएंगे ना टैक्सेबिलिटी में, दैट इज़ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। Any amount due to or received, whether in lump sum or otherwise, by any assessee from any person before his joining any employment with that person or after cessation of his employment with that person. जॉब ज्वाइन करने से पहले अगर आपको कुछ बेनिफिट दिया गया कि कुछ पैसे दिए गए कि प्लीज़ आप इस कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए, तो वो अमाउंट भी आपको मिला, एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि आप उस कंपनी में जॉब करने वाले थे। या फिर एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के बाद भी आप उस कंपनी के लिए कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, अब आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं है लेकिन फिर भी आप उनको गाइडेंस वगैरह दे रहे हैं, तो आपको वो कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर सैलरी। मतलब वो सैलरी नहीं बोल सकते, लेकिन सैलरी के जगह पे कुछ अमाउंट मिल रहा है, बट वो उस कंपनी की वजह से ही मिल रहा है, सो दैट इज़ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3। आई होप सब लोगों को ये तीनों कंसेप्ट समझ में आए होंगे, डिडक्शंस, देन पर्क्यूसाइड्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये तीनों कंसेप्ट हम लोगों ने आज समझे। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ डाउट है इन तीनों के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल श्योरली सॉल्व इट आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ इसे शेयर भी करिए, जिनको नीड है इन सब चीज़ों की तो प्लीज़ आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच। You can also follow me on these social media platforms. The links are given below. Thank you so much.